अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने इमरान खान और जनरल फैज हमीद से क्या मुतालबा रखा था, वो 3 मुतालबात कौन से थे और इमरान खान और जनरल फैज हमीद ने उनमें से कौन कौन से मुतालबात माने थे। इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे DGISI जिनको पिछले साल सितंबर में एक्सटेंशन दी गई थी, अब सितंबर आ गया है, क्या उनको मजीद एक्सटेंशन दी जाएगी या उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो उनकी तैनाती आगे कहां पे होगी, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कल बड़ी अहम मुलाकात हुई है। क्या मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद ज्वाइन करेंगे या अपोजिशन के साथ इल्हाक करेंगे और इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज करेंगे? इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान गवर्नमेंट को क्या मुतालबात उनके सामने रखे गए थे और इमरान खान ने कौन कौन से इनके मुतालबात माने थे। आपको याद होगा अमरीकी फौजों का जो इनखला है अफगानिस्तान से, ये फरवरी 2020 में शुरू हुआ था और अगस्त 2021 में ये कंप्लीट हुआ था। जब ये अमरीकी फोर्सेस का इनखला बाकायदा तौर के ऊपर मुकम्मल हो गया अगस्त में, तो उस टाइम इमरान खान ने बतौर वजीर आजम जनरल फैज हमीद को DGISI के तौर के ऊपर अफगानिस्तान भेजा और अफगान तालिबान के साथ मुलाकात के दौरान कि ये जो तालिबान के हवाले से एक मुज़ाकरात किए जाएं, उसमें अफगान तालिबान और उसके साथ साथ तहरीक तालिबान के भी नुमाइंदे उस मुलाकात में शामिल थे। और जो 3 मुतालबात रखे गए, इस हवाले से मैंने साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी से बात की कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए थे उसमें क्या क्या मुतालबात पेश किए गए थे और साथ ही ये भी कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने कौन कौन से वो मुतालबात माने थे। इस पे तफसीलन मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। मुर्तजा सोलंकी जो साबिक वजीर इत्तलात थे, वो ये बताते हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड ये शो करता है और बाकायदा उन्होंने कहा कि आप मुझे कोट कर सकते हैं कि उन्होंने और जो बाकी लोगों ने रिकॉर्ड देखा है उसके मुताबिक तालिबान की तरफ से 3 मुतालबात पेश किए गए थे। 2 मुतालबात ये थे तहरीक तालिबान के हवाले से, जिसमें एक ये था कि रीसेटलमेंट करनी थी उनकी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, और दूसरा जो एक उनका मुतालबा था कि इनको फाइनेंशियली भी कंपनसेट किया जाएगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। ये 2 मुतालबा तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से थे। जबकि तीसरा और जो सबसे अहम मुतालबा था वो ये था कि जो 25वीं तरमीम में जो फाटा को मर्ज किया गया था या उसको जम किया गया था पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तालिबान की तरफ से खास तौर पे जो अफगान तालिबान हैं उनकी तरफ से ये मुतालबा था कि वो जो फाटा का मर्जर है उसको वापस लिया जाए और दोबारा से उनको वही ट्राइबल एरियाज का जो एक स्टेटस था, वही फेडरली एडमिनिस्ट्रेड जो ट्राइबल एरियाज हैं उसका स्टेटस बहाल किया जाए और उसको खैबर पख्तूनख्वा से दोबारा से खत्म किया जाए। ये मेरी इतलात के मुताबिक, और ये जो साबिक वजीर हैं मुर्तजा सोलंकी, ये भी दावा करते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये तीनों मुतालबात मान लिए थे और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसमें जो 2 मुतालबात फाइनेंशियली कंपनसेशन का है और उसके साथ साथ जो तालिबान की रीसेटलमेंट है वो आपके सामने है। इमरान खान ने उसको डिफेंड किया बाकायदा तौर पे। कई बार ये इस हवाले से उन्होंने जब बाद में मीडिया से गुफ्तगू की या अपने जब उन्होंने वीलॉग्स का सिलसिला शुरू किया था उस टाइम भी उन्होंने अपने इस फैसले का दिफा किया था और ये कहा था कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के जरिए और बातचीत के जरिए उनके साथ ये मामलात हल किए जाने चाहिए और लड़ाई और जंग कोई इसका मसले का हल नहीं है। इस वजह से वो उन्होंने इसका दिफा किया। और जो तीसरा सबसे अहम मुतालबा कि ट्राइबल एरियाज ताकि एक फ्री मूवमेंट हो सके अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान, ये जो दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से और बाकी जो ओवरऑल था, ताकि वो ये चाहते थे कि ये अनगवर्नड रहे इसी तरह ही और दहशतगर्द फ्रीली आते जाते रहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये वो मुतालबा था कि जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था और इस हवाले से मुर्तजा सोलंकी साहब ये भी दावा करते हैं कि इमरान खान गवर्नमेंट में एक जो इनके मखसूस किस्म के पिटिशनर्स होते हैं जो फाइल करते हैं, इस हवाले से उन्होंने एक पिटीशन भी फाइल की थी कि जो फाटा का मर्जर है खैबर पख्तूनख्वा के साथ उसको खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई आगे मजीद कार्रवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन ये वो इमरान खान का फैसला था जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को
वापस पाकिस्तान ले आने का और उनको बसाने का, जिसकी अब पूरी कौम ये भुगत रही है उसके नतायज, क्योंकि पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, इसके जनूबी अजला में तो शाम के बाद कोई फ्रीली बाहर नहीं निकल सकता। फिर आपने देखा किडनैपिंग फॉर रैंसम है, वो शुरू हो चुके हैं। इवन पेशावर के मुजाफात में भी अब जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। तो ओवरऑल ये जो इमरान खान की एक गलत पॉलिसी और इमरान खान के साथ जनरल फैज हमीद की एक गलत पॉलिसी और फैसले से पूरी कौम इस वक्त भुगत रही है, जो अब दोबारा से एक दहशतगर्दी की लहर शुरू हुई है। बहरहाल इस हवाले से मजीद इंक्वायरी होनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी तरफ से भी, कि ये जो फैसले लिए गए थे क्या उसमें पूरा ऑन बोर्ड थे, पूरा एक निजाम जो हुकूमत थी उसके साथ साथ बाकी भी जो एक स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो सारे ऑन बोर्ड थे इस फैसले में या नहीं थे। इस पे मजीद जो तफसील और अपडेट होगी वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बात कर लेते हैं DGISI के हवाले से। मैंने इस हवाले से 27 जून को आज से कोई 2 माह पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये बताया था कि जो फैसला साज कुव्वतें हैं उनकी तरफ से ये फैसला किया गया है और खुद जो DGISI हैं वो भी शायद आगे मजीद सितंबर के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जब उनको सितंबर में एक्सटेंशन दी गई थी जनरल नदीम अंजुम को, तो उसमें एक्सटेंशन में ये टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ था कि कितने अरसे के लिए है, उसमें टिल फर्दर ऑर्डर्स तक था। सितंबर में पिछले साल वो बाकायदा तौर पे जो फोर्सेस से, जो अफवाज पाकिस्तान है फौज से, वो रिटायर हो गए थे तो उनको एक्सटेंशन दी गई थी। अब ये जो मुख्तलिफ मेरे जराए हैं वो ये बताते हैं कि सितंबर में मजीद वो कंटिन्यू नहीं करेंगे और इस हवाले से उनको जो एक्सटेंशन का एक वो कहा जा रहा है मीडिया के ऊपर, एक लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या इनको मजीद एक्सटेंशन दी जाएगी DGISI को या नहीं दी जाएगी। मेरे जराए ये बताते हैं कि ये मजीद एक्सटेंशन नहीं ले रहे, लेकिन जो इनके लिए आगे फ्यूचर के लिए कुछ जो हुकूमत की तरफ से और बाकी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि इनको या तो पाकिस्तान का अमेरिका में सफीर के तौर के ऊपर लगाया जा सकता है, एक ऑप्शन ये है, या दूसरी ऑप्शन जनरल नदीम अंजुम के लिए ये भी जराए बताते हैं कि उनको UAE में भी पाकिस्तान का सफीर के तौर पे उनको तैनात किया जा सकता है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं जनरल नदीम अंजुम के लिए, जो सितंबर में इनका टेन्योर कंप्लीट होगा, 1 साल जो एक्सटेंशन का, तो उसके बाद इनको या UAE में या अमेरिका में बाकायदा तौर पे सफीर के तौर पे तैनात किया जा सकता है। आपके इल्म में होगा कि जो कुछ PTI के प्रो PTI यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि अमेरिका में इस हवाले से बाकायदा लॉबिंग हो रही है कि जनरल नदीम अंजुम को आर्मी चीफ लगाया जाएगा। उसमें मुईद पीरजादा ने इस हवाले से दावा किया था कि मुख्तलिफ जो अमरीकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में हल्के हैं और उसके साथ साथ जो लॉबीज हैं इस हवाले से मुतहरिक थे कि जनरल नदीम अंजुम को आर्मी चीफ के तौर पे भी लगाया जा सकता है। मैंने उस टाइम भी ये इस हवाले से बताया था कि जनरल नदीम अंजुम फौज से बाकायदा तौर पे रिटायर हो चुके हैं। अगर वो सर्विंग होते तो फिर तो एक सोचा जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो बाकायदा फौज से रिटायर थे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि एक रिटायर्ड फौजी को दोबारा आर्मी का जो है वो सरबराह लगाया जाएगा। तो ये जो मुईद पीरजादा साहब हैं ये बाकायदा फॉरेन अफेयर्स के खुद को और सिक्योरिटी अफेयर्स के एक्सपर्ट समझते हैं, लेकिन उसके मुझे नहीं समझ आती कि इतने एक अहम मामले के ऊपर उनकी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि एक रिटायर्ड फौजी जो फौजी है उसके हवाले से ये इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये दरअसल इस तरह के प्रोपेगेंडा करके जो है वो लोगों के अंदर शकूक व शुबहात भी पैदा करने इसका मकसद होता है कि फोर्सेस को इससे कमजोर किया जा सके कि शायद वो कोई इतना डिसिप्लिन्ड इदारा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की जो प्रोपेगेंडा और ये फैलाए जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर हमें बाकायदा तौर पे फैक्ट चेक और वेरिफिकेशन का जो एक सिलसिला होता है उसको वक्तन फवक्तन वो जारी रखना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बात कर लेते हैं, कल एक बड़ी अहम मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान। इस मुलाकात में जो वजीर इत्तलात हैं अता तारड़ वो भी शामिल थे और उसके साथ साथ जो अहम एक और जो शामिल थे वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वजीर आजम के हमरा थे इस मुलाकात में। आपके नॉलेज में होगा कि इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान से सदर जरदारी ने भी मुलाकात की और उसी दिन ही फिर मोहसिन नकवी ने मुलाकात की थी। जो मोहसिन नकवी है उसको ये कहा जाता है और ये समझा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। जब किसी को कोई इस हवाले से कोई
किसी भी मुआहदा हो या कोई इस हवाले से कोई बातचीत हो तो उसकी कंफर्मेशन के लिए फिर बाकायदा मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसे गो अहेड या जो गारंटी के तौर पे वो माना जाता है। तो कल वाली मुलाकात में भी मोहसिन नकवी की तरफ मोहसिन नकवी का शामिल होना वजीर आजम के साथ, तो इससे बज़ाहिर यही लगता है कि जो हुकूमत का इत्तेहाद है, जो हुकूमती इत्तेहाद है और मौलाना फजल रहमान, इनके आपस में मामलात शायद तय हो गए हैं। क्योंकि पहले मोहसिन नकवी को जो मौलाना ने जो भी डिमांड रखी थी या जो भी उनके मुतालबात थे वो बताए गए, और उसके बाद अब दोबारा मोहसिन नकवी का वजीर आजम के साथ वापस आना, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो मौलाना फजल रहमान की तरफ से मुतालबात रखे गए थे वो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से और साथ ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी उनको शायद माना गया है, या उसमें कोई मजीद एक मुस्बत जो है वो पेशरफ्त नजर आई है, जिसकी वजह से ये दोबारा से एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 मुलाकातें हुई, पहले सदर की फिर वजीर आजम की। इस हवाले से मैंने भी मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से कोशिश की पता करने की। एक तो ये जो PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान 2 सीट्स का मुतालबा कर रहे हैं सेनेट की खैबर पख्तूनख्वा से। उन्होंने PTI से ये मुतालबा किया और PTI से मुतालबा करने की वजह यह है कि क्योंकि 11 सीटें सेनेट की खैबर पख्तूनख्वा के उससे जो सूबे से वो अभी खाली हैं, ये मखसूस नशिस्तों के मामले की वजह से वो लटका हुआ है मामला। तो उसमें क्योंकि मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा PTI की अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसमें PTI की मैक्सिमम सीट्स मिलनी है सेनेट में। तो यही वजह है कि ये मौलाना फजल रहमान ने PTI से 2 नशिस्तें मांगी हैं। अब अगर ये हालात को देखा जाए और वाकयात को देखा जाए, जिस तरह इमरान खान के अभी सियासी तौर पे हालात हैं, तो उससे यही लगता है कि मौलाना फजल रहमान जो भी मुतालबा करेंगे वो PTI भी मानने को तैयार होगी, और उसके साथ साथ जो मौलाना फजल रहमान इत्तेहादी जो हुकूमती इत्तेहाद से भी मुतालबा करेंगे वो माना जाएगा। लेकिन इसमें ज्यादातर जो कशिश है, मौलाना फजल रहमान इस हवाले से बड़े घाक सियासतदान हैं। उनको ये मालूम है कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल अभी फिलहाल तारीख है, तो वो कभी तारीख मुस्तकबिल वाले के साथ कभी भी नहीं बैठेंगे। जो उनको भी इल्म है मौलाना फजल रहमान को, और ये सबको मालूम है कि इस टाइम जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है इसका ये इस्टेब्लिशमेंट के भी क्लोज है, और जो मुतालबात हैं मौलाना फजल रहमान के वो माने भी जा सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान का जो पलड़ा है वो शायद इस तरफ ही जाएगा जो हुकूमती इत्तेहाद है। और उसके साथ साथ ये भी कि जो मौलाना फजल रहमान के तकरीबन 80% जो मामलात तय हुए थे हुकूमत के साथ, वो शायद माने जा रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक। अब इसमें ये मजीद फॉर्मली कब ये इनका आपस में इत्तेहाद होता है, क्योंकि ये जितना थोड़ा डिले करके दूसरी तरफ से PTI के साथ भी इस तरह मुज़ाकरात करेंगे तो इनका जो रेट है सियासी तौर के ऊपर वो मजीद बढ़ेगा। इस हवाले से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि 1 या 2 दिन में ये इत्तेहाद का बाकायदा ऑफिशियल ऐलान हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जल्द इस हवाले से मौलाना फजल रहमान और इनका इत्तेहाद मुमकिन है, जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके साथ। क्योंकि जो नेचुरल अलायंस है वो मौलाना फजल रहमान का PTI से कभी भी नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इमरान खान ने पूरी जिंदगी उनके खिलाफ कैंपेन की है, उनके खिलाफ नारेबाजी की है, उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान आखिर पे जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको ही ज्वाइन करेंगे। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट हुई वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर